हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएल हिल क्लासेस। डोंट बी सेम, बी बेटर। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंदित होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1। हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये लेक्चर पहला है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको पूरी मैथ बहुत ही सिंपल वे में बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और चैप्टर 1 है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन होती है? परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अभी बात आती है कि आखिरकार परिमेय संख्याएं क्या हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, कक्षा 9th में पहला चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो आइए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं होती क्या है? तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों। क्या? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों और Q क्या हो? इज नॉट इक्वल 0। संख्या P/Q के रूप में तो होंगी और Q इज नॉट इक्वल 0 होगा, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। बात समझे? किस फॉर्म में होंगी? संख्याएं P/Q के रूप में होंगी और Q इज नॉट इक्वल 0 होगा। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 2, हमने लिख दिया 3, हमने लिख दिया 0, या हमने लिख दिया 4/5, हमने लिख दिया 2/3 etc। इसी प्रकार ये 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं, 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। तो ये P और Q के रूप में है कि नहीं है? लेकिन Q क्या है? Q 0 ना हो तो इनमें सभी में Q 0 नहीं है। अगर आपने 1/, इसे लिख दिया तब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q इज नॉट इक्वल 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब समझते हैं थोड़ा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो। आपने इसका 9th में डिटेल से अध्ययन किया होगा। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल आइए समझते हैं। जैसे क्या होंगी? जैसे हमने लिख दिया √2, हमने लिख दिया √3, हमने लिख दिया √5। बात समझ में आ रही है ना? ये P/Q के रूप में है नहीं है, इस वजह से क्या है? अपरिमेय संख्या। हम यहाँ पे इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने कक्षा 9th में सीखा है, इस वजह से बेसिक थोड़ा बताना था। तो अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आइए आप देखते हैं। तो इस टॉपिक में हमें एक प्रमेय पढ़नी है और वो प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, ध्यान समझिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, ध्यान से बात समझिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के
गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना किया जा सकता है, या व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है, अद्वितीय होता है। बात समझ में आ रही है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे आइए इसे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहां पर कोई एक संख्या लिख दी 8। 8 क्या है, भाज्य संख्या। इसके गुणनखंड करें तो क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। तो हमने 8 को क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा कि नहीं लिखा। जैसे हमने लिख लिया 6। 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 3। तो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। जब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए या व्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, नोट, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कैसा होता है, अद्वितीय होता है। आगे सूत्र देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें मासा और लासा का मेनली अध्ययन करना है। तो देख सूत्र क्या होता है, मासा क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है HCF। क्या होता है, मान लिया बहुत सारी संख्याएं दी जाएंगी, उनकी उभयनिष्ठ, ठीक है ना, और सबसे क्या करना है, छोटी घात का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। और एलसीएम क्या होता है, अभाज्य संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बात समझ में आ रही, सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आइए अब समझते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अगर हमें HCF निकालना है तो क्या होता है। अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उनका HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF वो दोनों संख्याएं, फिर क्या होता है उन दोनों संख्याओं को गुणनफल करके उन दोनों संख्याओं का लासा निकाल लीजिए, ये आपका HCF हो जाएगा। इसी को जब आप LCM को यहाँ ले जाओगे और HCF को यहाँ ले आओगे तो वो LCM के लिए बन जाएगा। ये दोनों फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। तो कह रहा है उदाहरण हमें दूसरा, हमने पहला नहीं करवाया। तो देखिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है हमें। क्या निकालना है, HCF और LCM हमको निकालना है। आइए करते हैं इसे। तो देखिए हल में क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कितना आएंगे, 2 इंटू 3। क्लियर है। या इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। क्लियर है यहां तक। अब क्या करते हैं, 20 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या होंगे, 2 इंटू 5। ठीक, अब 2 कितने हैं, 2 तो 2 की पावर कितना बन गया, 2 और 5 की पावर 1। अब यहां से हम करेंगे लाइन। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF किसका निकालते हैं, 6 और 20 का। तो HCF क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी उनमें सबसे छोटी घात कौन है उनका गुणनफल करना है, तो वो HCF होता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी घात क्या है, इन दोनों में, इनमें सबसे छोटी घात क्या है,
2 है तो 2 की पावर 1 यानी 2। ये क्या हो गया आंसर। यानी दोनों में वो चीज मिलनी चाहिए, जैसे 2 इसमें भी मिल रहा है 2 इसमें भी मिल रहा है, ये नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों नहीं मिल रहा है। जो दोनों में मिले उनको लिखते चले जाइए, तो ये क्या हो गया एचसीएफ। जैसे अब हम एलसीएम निकालें, एलसीएम किसका 6 कामा 20 का, तो एलसीएम क्या होगा आयु से भी हमने अभी आपको बताया है कि एलसीएम का तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का क्या करेंगे गुणनफल करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है जो दोनों में हो, सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 2 इंटू, अब इसमें क्या है सबसे बड़ी घात 3 और इसमें क्या है सबसे बड़ी घात 5। ठीक, सभी को गुणनफल के रूप में लिख लेना है। तो करिए 2 का क्या होता है 4, 3 का 3 होता है, 5 का 5 होता है, 4 3 12 और 12 पंचे 60। कितना आएगा 2 दूना 4 3 12 12 पंचे 60। तो एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। ये अगला कह रहा है कि उदाहरण 3 अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 404 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी निकालिए। ठीक, तो आइए करते हैं सबसे पहले हल। हल में सबसे पहले हमें 96 के गुणनखंड करने हैं, 96 के गुणनखंड करेंगे। और आपको पता है आपको डायरेक्ट 96 के गुणनखंड तो आते नहीं होंगे, तो यहाँ पे साइड में इस तरीके से गुणनखंड कर लिया करिए। ठीक, तो 96 किससे कटेगा पहले 2 से, 2 चौको 8 2 अष्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 दूना 4 2 चौको 8, फिर 2 से काट दीजिए तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए 96 के गुणनखंड कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 कितने 1 2 3 4 5 3 4 5 और 3। ठीक इसी तरीके अब 404, अब इसी तरीके हम क्या करना 404 के करने हैं, फिर 404 के कर लीजिए। अब क्या करेंगे 404 के हम लोग निकाल लेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब 404 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितने से कटेगा पहले ये 2 से 2 0 2, अब ये कितने से कटेगा फिर 2 से 1 0 1, अब 1 से 1 कटेगा किसी से, अब 1 से 1 किसी से नहीं कटेगा तो 1 से 1 से। ठीक, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक, अब आगे देखते हैं, इनको हमें घात के रूप में लिखना है, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। क्लियर है, अब आइए हमें क्या क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका किसका निकालना है हमें 96 और 404 का, तो कितना आ जाएगा। तो इन एचसीएफ क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। इनमें देखो क्या है उभयनिष्ठ ये है, सबसे छोटी घात क्या है 2 की पावर 2, तो कितना आ गया 4। उभयनिष्ठ यानी दोनों में मिले उनको एचसीएफ में लिखा जाता है और एलसीएम में सभी की सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, ये बात याद रखना। तो एचसीएफ कितना हो गया 4। क्लियर, अगर अब हम यहाँ पे एलसीएम भी निकालना है तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसी से, तो आ जाएगा 96 कामा 404। तो एचसीएफ एलसीएम क्या होता है पहले तो सबसे बड़ी घात लिखो उभयनिष्ठ सभी की बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात कितना है 2 की पावर 5, फिर इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 1, यहाँ पे सभी शब्द की सबसे बड़ी घात लिखनी होती है, यहाँ पर कितना है 101। अब सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 यानी कि 32, 3 इंटू 101,
जब 32 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, 96 गुणे 101। ठीक, अब जब 96 गुणे 101 कराएंगे तो 96 का नम 96 और 96 का नम 96, तो कितना आ जाएगा आंसर, 96 96। ये आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम। कितना इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आइए फिर पहले हमको क्या करना होगा, सभी के गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हल करते हैं, 6 के गुणनखंड करते हैं। 6 के गुणनखंड सभी को आते हैं, 2 × 3। अब क्या करेंगे, 72 के गुणनखंड करेंगे। 72 के गुणनखंड देखो, अगर नहीं आते आपको कोई टेंशन नहीं, एलसीएम निकालना आता है, करिए। 2 × 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 से करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 से करिए, 2 × 9 = 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 × 3 = 9, फिर किससे कटेगा, 3 से। तो कितना हो गया 72 के गुणनखंड, 2 × 2 × 2 2 × 3 × 3। क्लियर है। अब क्या करते हैं, 120 के निकालते हैं। 120 के नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, 120 का एलसीएम निकालना तो आता है, करिए। 2 × 6 = 12, अब फिर 2 से कटेगा तो 30, फिर 2 से कटेगा तो 15, अब 3 से कटेगा तो 5 और 5 से कटेगा तो 1, तो कितने हो गए, 2 × 2 × 2 और × 3 × 5। ठीक, अब आइए देखते हैं, थोड़ा पर इनको रफ कर दें, फिर आगे देखते हैं। हमने क्या कि सबसे पहले सभी के हम लोगों ने गुणनखंड कर लिए। क्लियर है, हमने क्या कर लिए, सभी के गुणनखंड कर लिए। अब देखिए इनको अब हम क्या करें, लेखे घात के रूप में, तो ये 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा और 3 की पावर 2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा और 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब देखिए हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ किसका किसका निकालना है, हमें 6 का निकालना है, 72 का निकालना है और 120 का निकालना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जो सब में मिले उनकी सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ का मतलब है कि 3 अगर शब्द है, तीनों में वो संख्या मिलनी चाहिए और उसकी सबसे छोटी घात। तो देखो 2 तीनों में है और उसकी छोटी घात क्या है, सबसे 2 की पावर 1, तो बन जाएगा 2 की पावर 1। इसी तरीके देखो 3 है सब में, यस, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 तीनों में नहीं है, तो ये कितना आ गया आंसर आपका, 2 दूना 6। आपका एचसीएफ कितना आ गया, 6। क्लियर है। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना, 6, 72 और 120 का। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात। इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, इनटू, अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और जो नहीं है उनकी पावर भी लिखो, तो 5 की पावर 1। सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 और 5 का होता है 58 40। कितना आ जाएगा, 40 × 9 और 9 को 36, 360। आंसर कितना आ गया, 360। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारी प्रश्नावली है। प्रश्नावली कौन सी है, 1.1। ठीक, प्रश्नावली क्या है, 1.1 है। तो कह रहा है कि देखो ये कितने सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 है, 5 में हम आपको केवल 3 करेंगे। ठीक, 2 आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे जो आपको करना होगा। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 104 सबसे पहले,
फर्स्ट नंबर लेते हैं, संख्या हमारी 104। इसको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और हम जानते हैं कि आपको डायरेक्ट तो 140 के आते नहीं होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, रफ करिए 140, 140 का कर लीजिए। तो कितना कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14 जीरो, फिर 2 से करिए, 2 3 35। अब 35 किससे कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35, फिर किससे कटेगा, 7 से। तो 140 का कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनको लिखेंगे अगर गुणनखंड के रूप में तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। बस यही करना है आंसर। अब इस तरीके जैसे दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या दिया, 156। अब 156 के गुणनखंड करने, फिर हमें नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, 156 के फैक्टर हम इस तरीके कर लेंगे। तो कितने में जाएगा, पहले 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 नंबर 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एक 9 3, 3 3 का 9। अब ये किससे कटेगा, 13 से। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इनको लिखिए 2, यहां तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी है। अब इसी तरीके से अब किसका करते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कितना है, तो तीसरा दिया गया हमें 3 8 2 5, इसके गुणनखंड करने। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले थोड़ी से इरेज कर लें जो हमने रफ किया था, क्योंकि हम इसके भी गुणनखंड, अब देखो इतना बड़ा नंबर है, आपको डायरेक्ट गुणनखंड तो आते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आते तो हम गुणनखंड तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखिए 3 8 2 5। चलिए करते हैं, ये किससे, देखो लास्ट में 5 है, जब लास्ट में 5 होगा तो किससे कटेगा, स्वाभाविक सी बात है, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो 3 से कटेगा क्या, 3 एक 3, 3 से कट जाएगा, ध्यान समझिएगा, 3 एक 3 और 3 दूना 6, 2 बचा तो ये 22 बना, तो 30 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। अब क्या 3 से कटेगा, देख लेते हैं, 3 चौको 12, यहां पे 7, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक, तो अब ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 अठी 40, ध्यान 5 अठी 40, कितना बचे 2 और 5 25, ठीक। अब ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, यस, 5 एक 5, कितना बचा 3, तो ये हुआ 35 है, तो 5 7 35 और ये किससे कटेगा, 17 से। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17 की पावर 1। बस ये हो गया हमारा आंसर। कितने इजी सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर चौथा और इसका 5वां आपको करना है, ठीक, और फिर करके हमें कमेंट करके बताना है कि ये आंसर आए कि नहीं आए। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। आपका एक लाइक एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हमारा वीडियो बनाने का मन चलता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला, ये देख ध्यान देना, ये दोनों आपको करने हैं, चौथा और 5वां। तो अब देखिए अगला, अगला है, कह रहा है कि दो पूर्णांकों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। तो आइए समझते हैं वो कहने का मतलब क्या है। कह रहा जैसे ये दोनों संख्याएं दी गई हैं तो इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो और बाद में इन दोनों संख्याओं को गुणनफल कर दो और एचसीएफ और एलसीएम को गुणनफल कर दो। क्या सब बराबर आ रहे हैं, अगर बराबर आ रहे हैं तो हमको बताना है। तो आइए करते हैं हल। पहला सवाल,
इसमें हम 2 करेंगे और 1 आप करेंगे, सिंपल सी बात है। 2 हम करेंगे, 1 आपको होमवर्क रहेगा। तो देखिए पहले सवाल, कुछ संख्या कौन कौन सी दी गई है, 26 एंड हमें 91 दी गई है। तो सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें 26 के गुणनखंड करने होंगे। क्या हो जाएगा, और वैसे 26 के गुणनखंड बहुत इजी है, बात समझ में आ रही है ना, और नहीं क्योंकि 2 होगा इंटू 13 होगा 26 के गुणनखंड। अगर नहीं पता तो कुछ नहीं, इस तरीके करिए, आप निकाल लिया करिए, 2 का नम 2, 2 3 6 और 13 एक अभाज्य संख्या, 13 से कटेगा। इसी तरीके 91 के निकालेंगे, 91 के क्या आ जाएंगे, पहले तो ये 7 से कटेगा और फिर 13 से कटेगा, ठीक। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। पहले एचसीएफ किसका निकालना है, 26 का और 91 का। कितना आएगा, सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात, तो उभय वैसे देखा जाए तो 13 1 है तो 13 की पावर 1, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो उभयनिष्ठ एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले वो छोटी घात, ये नहीं कि तुम इसे लिख दो इसे लिख दो, जो दोनों में मिले, तो दोनों में 13 मिल रहा है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 की पावर 1 यानी 13। क्लियर। अब हमें एलसीएम निकालना है तो निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका किसका, 26 का और 91 का। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात, उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात लिखिए, लिख दिया 13 की पावर 1, और फिर जितने ये लिखे हैं उनको भी लिख दीजिए, जो नहीं मिल रहा है तो 7 की पावर 1, 2 की पावर 1। अब इनको गुणा कराइए तो 13 की पावर 1 का मतलब 13, 13 सत्ते 91 इंटू 2, और करेंगे तो 2 और 9 दूनी 18, कितना आ गए 182। हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया, ध्यान समझिएगा। अब इसे पहले मेट लेते हैं। अब देखिए, अब सवाल क्या कह रहा, हमें प्रूव भी करना है। यहां तक तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, अब कह रहा है कि जो तो ये पहले इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करो और फिर एलसीएम और एचसीएफ को गुणनफल करो, क्या बराबर आ रहा है, तो लिख दीजिए। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये देखो, आइए रखो तो दोनों संख्याएं कौन कौन है, संख्या 26 थी और 91 थी, और एचसीएफ कितना निकल के आया है 13, और एलसीएम कितना निकल के आया 182। तो अब दोनों संख्याओं को गुणनफल तो करिए, कितना आ जाएगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे कर लिया क्लियर करिए, तो आ जाएगा 91 इंटू 26। तो पहले 6 का करेंगे 6 और 6 नामा 54, और यहाँ पे करेंगे तो 2 का नम 2 और 9 दूनी 18, तो आ जाएगा 6 4 2 6 8 5 13, यानी आ गया 23 66। अब इसको करिए 182 गुणे 13, तो अब 13 दूनी 26 के लिए 6 यहाँ से लगाई 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो बन गए 106, यहाँ से लगी 10 और 13 और 10 23, तो कितना आ गया 23 66। और देखो दोनों बराबर आए हैं, इसका यही क्या हो जाएगा आंसर, दोनों बराबर आ गए, वही कह रहा था उत्तर की जांच कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आइए सॉरी, अब हमें क्या करना है, ये वाला सवाल देखना है, तो इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इसे हम मिटाने वाले हैं। तो देखिए सेकंड नंबर करते हैं, तो सेकंड नंबर क्या क्या संख्या दी गई है 510 और हमें 92 दिया गया है। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर लिया करिए, 510 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंच 10 और 2 पंच 10। अब फिर इससे करेंगे किससे, तिरियठी 24 3 से कट जाएगा ये, तो तिरियठी 24 1 बचा और 3 बचे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 का नम 5, 3 बचा और 5 सते 5, तो ये 17 से कितने आ गए इसके गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इनको घात के रूप में लिखें तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1,
इसी तरीके अब 92 के करेंगे, तो 92 के भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये कितने का 2 से, 2 चौको 8, 2 छक्का 12। अब ये भी 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और ये 23 आ गया। तो कितने इसके गुण करने होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब निकाल रहे हैं सबसे पहले HCF। HCF क्या आएगा, दोनों संख्याओं का किसका 510 का। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात क्या है, केवल 2 की पावर 1 है, यानी इनका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, उभयनिष्ठ रखिए सबसे बड़ी घात, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2। जो ना मिले उनको रखना है, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 1, 5 15, ये होगा 17 इंटू 23। तो 15 का 15 दूनी 30 और 15 चौको 60 इंटू 17 इंटू 23। तो अब यहाँ पे इनका गुणा करेंगे तो 17 पूर्व प्रसाद, यदि यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो करेंगे 17 का, पहले क्या हो जाएगा, यहां से इस तरीके से हमें गुणा करना है। ठीक, तो पहले 17 और 23 का कर लेते हैं। तो 17 का 17, 17 3 51 के लिए हंस लगाई 5, 17 दूनी 34 और 34 5, 5 4 9 39, 391। अब करना है हमें 60 का, तो 6 कन्नम 6, 56 छनामा 54, छनामा 54 के लिए 4 हंस लगेगी 5 और 6 का 18, 18 5 23 और ये 0, तो कितना आ गया 23 460। क्लियर है। आइए अब इनको बताना भी है, सत्यता की भी जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। जैसे पहले पार्ट में अभी किया सत्यता की जांच, उसी तरीके से इसे भी कर लेते हैं। तो देखिए तो क्या करना है हमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। दोनों संख्याएं कौन कौन है, 510 इंटू 92, HCF कितना निकल के आया 2, एलसीएम कितना निकल के आया 23 460। गुणा कराएंगे तो 510 में जब आप 92 का कराओगे तो 2 0 0, 2 का नम 2 और 2 पंचे 10, 0 9 का नम 9 और 9 पना 45, कितना आ जाएगा 0 2 9 6 4, 46 920, कितना आ जाएगा 46 920। अब इन दोनों का गुणा भी यही आना चाहिए, तो 2 0 0, 2 छक्का 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 2 3 6 4, तो ये भी आ गया 46 920, 46 920। ये क्या होगा हमारा हेंस प्रूफ यानी सत्य। तो इस तरीके करना था। तो देखिए हमने पहला और दूसरा कर दिया, अब तीसरा आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, इसे करिए और इसी टाइप के सवाल लगाइए। आप देखते हैं आगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए और हमें अपना कमेंट में फीडबैक दीजिए, यानी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ पर हमसे कमियां वगैरह हो रही, या बताइए हम और अच्छा आपको कंटेंट दे सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बेल आइकन का सब्सक्राइब का बटन है, उससे दबा के बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे देखिए फेसबुक पेज SL हिल क्लासेस से है और हमारी आईडी फेसबुक की अंकित कुमार होलकर से है, तो आप दोनों जगह हमें फॉलो कर सकते हैं।
और ये हमारी इंस्टा आईडी है और ये यूट्यूब चैनल। तो धन्यवाद।